हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनांककीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनांककीय संक्रमण सिद्धांत का मूल आधार जन्म दर तथा मृत्यु दर और इनके अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है। सर्वप्रथम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को W.H. थॉम्पसन ने 1929 में प्रतिपादित किया, जिसे 1945 में फ्रैंक नोटेस्टीन ने संशोधित करके प्रस्तुत किया। इस संपूर्ण जनांककीय संक्रमण में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पहली अवस्था है उच्च स्थायी हाई स्टेशनरी स्टेज। यह वह स्टेज है जो कि आर्थिक विकास के पूर्व की है। इस समय कृषि समाज होता है, पूर्व प्रौद्योगिकी या पूर्व आधुनिकता का काल है। परिवारों का आकार बड़ा होता है क्योंकि परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, जबकि जीवन प्रत्याशा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण बर्थ रेट जन्म दर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। साथ ही मृत्यु दर में भी तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जो प्राकृतिक वृद्धि दर है उसमें गिरावट होती है या वह शून्य ही रहती है। इस समय 37 प्रति हजार जन्म दर एवं मृत्यु दर होती है। द्वितीय अवस्था है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इस काल में जन्म दर तो पहली की भांति 37 प्रति हजार ही रहती है, परंतु अब मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इसका कारण है खान पान की उचित व्यवस्था होना, पोषण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना, लोक स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास होना, साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना, राजनीतिक स्थिरता आना, युद्ध में कमी होना, जिसके कारण मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट होने लगती है, जिसके कारण प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्रतर वृद्धि होती है। और इस अवस्था के समाप्त होते होते जनसंख्या का अचानक से विस्फोट दिखाई देता है, जिसे एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। आज अफ्रीका के अनेक देश हैं जो इस अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, जैसे इथोपिया, घाना, सूडान, नाइजीरिया, ज़ायरे, युगांडा, जबकि एशिया के भी कुछ देश जैसे ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी इस अवस्था के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरी अवस्था है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इस अवस्था को परवर्ती प्रसरणशील जनांक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में मृत्यु दर में तो गिरावट आती ही है, साथ ही जन्म दर में भी तीव्र गति से घटने लगती है। इसका कारण है नगरीय एवं औद्योगिक समाज का विकास। यह वह अवस्था है जब ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे नगरों की ओर पलायन करने लगती है और औद्योगिक समाज के रूप में परिणत हो जाती है। यह वही काल है जब सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के बारे में बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। एकाकी परिवार का विकास भी औद्योगिक समाज में होता है, जिसके कारण जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। हमारा भारत देश आज इसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। अनेक देश हैं एशिया के जो इस अवस्था में हैं अभी, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि। लैटिन अमेरिका में चिली, मैक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका, इजिप्ट और अल्जीरिया भी इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। चौथी अवस्था है निम्न स्थायी अवस्था, लो स्टेशनरी स्टेज। इस अवस्था में बर्थ रेट और डेथ रेट में गिरावट होने लगती है, जिसके कारण ग्रोथ रेट जनसंख्या का जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वह स्थायी अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में जन्म दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण है शिक्षा का विकास होना, बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण होना, जागरूक होना, उच्च जीवन का स्तर होना, जीवन प्रत्याशा भी इस अवस्था में उच्च होती है। इस अवस्था में जो समाज है वो विकसित अवस्था में पहुंच जाता है। औद्योगिक एवं नगरीकृत समाज होता है, उच्च तकनीकी का क्षेत्र होता है। इस समय
इसलिए यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है और जो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वह स्थायी अवस्था या शून्य अवस्था में पहुँच जाती है। आज विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो इस अवस्था में हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप के कुछ देश, ब्रिटेन, बेल्जियम, पोलैंड, स्वीडन, यूक्रेन इत्यादि, जबकि एशिया का चीन और जापान भी इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इस अवस्था की एक पांचवी अवस्था भी होनी चाहिए जो आज कई देशों में दिखलाई पड़ती है, जिसमें डेथ रेट में तो कमी आई है, मृत्यु दर में कमी तो आई है, परंतु जन्म दर उसकी अपेक्षा भी ऋणात्मक हो चुकी है, जिसके कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में ह्रास हुआ है और ऋणात्मक प्राकृतिक वृद्धि दर देखने मिलती है, जैसे रूस, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया। यह ऐसे देश हैं जहां पर मृत्यु दर कम है परंतु जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा भी कम है। इस प्रकार हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का अध्ययन करने से यह पाते हैं कि यह सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, परंतु यह एक सर्वव्यापी सिद्धांत है जिसमें विश्व के प्रत्येक देश को इस अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक देश को अगर कम समय लग रहा है इन अवस्थाओं से गुजरने में तो दूसरे देश को भी कम समय लगेगा। हो सकता है दूसरे देश को उससे अधिक समय लगेगा इन अवस्थाओं से गुजरने के लिए।